अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटीवायरल्स में देखें तो हर्पीस, एचआईवी, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस के अगेंस्ट ड्रग्स होती हैं। एचआईवी मेडिकेशन को देखें तो आगे पीछे पढ़ा हुआ है हमने कि सेल होता है हेल्पर टी सेल, CD4 पॉजिटिव हेल्पर टी सेल, जिस पर आकर एचआईवी ने अटैक करना होता है। इसके ऊपर जो CD4 का रिसेप्टर लगा होता है वो इस तरह से मौजूद होता है, जिसमें ये वाला पार्ट CD4 है और आगे जो ये निकला हुआ है इस तरह करके मुंह का जो खुला हुआ है, दैट इज़ CCR5 या CXCR4। ये दो चीज़ें हैं। CCR5 सब लोगों के अंदर मौजूद नहीं होता, तो ये दो चीज़ें याद रखनी है कि ये यहाँ पर मौजूद है और नीचे क्या है, CD4 मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा आप बताया हमें कि एचआईवी वायरस जो होता है उसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स में इस तरह से ये एक रॉड होती है और आगे एक बीड लगा होता है। अब ये जो बीड होता है GP41 और जो रॉड होती है वो होता है GP120। ठीक है। तो ये बॉल पॉइंट को यहाँ रखते हैं कि भाई ये जो है ये GP120 है और आगे वाला GP41 है। ठीक है। वापस हम अपने रिसेप्टर को ले आते हैं। ठीक है। जो बीड होता है GP41 उसने जाके CD4 के साथ अटैच हो जाना होता है और GP120 ने ये जो इस तरह से समूह खुला हुआ है इसके पास है उससे जाके लग जाना होता है। ठीक है। अब वी कैन विटनेस कि GP41 अटैच हुआ है विद द CD4 और GP120 अटैच हुआ है विद द सी CD4 के साथ ही अटैच हुआ है। CD4 के पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो CCR5 है, पार्ट उसके साथ अटैच हुआ है। ठीक है। अब द अटैचमेंट बिटवीन द GP120 एंड CD4 इज इनहिबिटेड बाय मेराविरॉक एंड द अटैचमेंट बिटवीन द GP41 एंड CD4 इज इनहिबिटेड बाय एनफ्यूराटाइड। ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि सबसे पहले ड्रग्स होती हैं। इधर जिस तरह से उन्होंने मेंशन किया हुआ है ना, तो वो मेंशन करते हैं फ्यूजन इनहिबिटर के तौर पे। तो किस तरह से है वो मैंने बता दिया। फ्यूजन इनहिबिटर किस तरह से है, बाकी फिर क्या होता है कि एचआईवी ने अपना आके अंदर जेनेटिक मटेरियल अंदर फेंकना होता है, यानी उसने आरएनए अंदर फेंक दिया। ठीक है। आरएनए जब उसने अंदर फेंका है तो इस आरएनए से डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए उसने बनाने हैं ताकि डीएनए से फिर प्रोटीन्स बनाए जा सकें। ठीक है। और प्रोटीन बनाने से पहले उसे अपने डीएनए को होस्ट के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये जो आरएनए है, आरएनए से डीएनए बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए होता है, या जिसे कहते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए होता है। इस पर पहला हमने क्या किया, जहाँ वो फ्यूज़ हो रहा था वहीं पर उसे रोक दिया। ठीक है। दूसरा क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को हम रोकते हैं। अच्छा जी, सुबह रात के रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर दिया जाता है क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने जो वायरस का आरएनए है उसे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से बना के दे देना होता है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से फिर उसने अपनी प्रोटीन्स बना ली हुई होती हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स दो तरह की होती हैं, एक न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होते हैं और एक नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर होते हैं। न्यूक्लियोसाइड वाले का नाम ही शो कर रहा है कि वो न्यूक्लियोसाइड जैसे उससे मिलते जुलते होते हैं। तो इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को पता नहीं लगता कि ये NRTI है या न्यूक्लियोसाइड है, तो वो इसे उठा के बाइंड कर लेता है। जब वो इसे उठा के बाइंड कर लेगा तो इसके पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। तो जब ये उसके डीएनए के अंदर एक न्यूक्लियोसाइड के तौर पे लग गया है तो आगे फर्दर कंटिन्यूएशन नहीं हो सकेगी और प्रोसेस वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो चेन टर्मिनेटर का ये काम कर रहा होता है और दूसरा काम होता है कि ये बाकी जो एक्टिव न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट हैं कम्पिटेटिवली उनको इनहिबिट करता है। ठीक है। तो कम्पिटेटिव इनहिबिटर का यही सीन होता है ना कि वो मिलते जुलते होते हैं, कैमोफ्लेज होते हैं। ठीक है। ये रोज़ के काम है, पर ऐसे ये काम करने से पहले जाकर ट्राईफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होना होता है। इसकी फॉस्फोराइलेशन होती है सेल के अंदर जाकर बाय द होस्ट सेल, उसको ट्राईफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करता है, फिर ये अपना काम शुरू करता है। ठीक है। लेकिन NNRTIs को ऐसी किसी एक्टिवेशन या फॉस्फोराइलेशन की ज़रूरत नहीं होती अपना काम शुरू करने के लिए। इन्होंने तो बस जाना होता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के स्ट्रक्चर को ख़राब कर देना होता है। इस तरह वो इतना इसे ख़राब कर देता है कि वो फिर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है। अब NRTIs के अंदर दो ब्यूडीन वाली ड्रग्स हैं, ज़िडोगुडीन और दूसरी लैमिवुडीन, और फिर अबैकाविर और टिनोफोविर। तो इस तरह से इनको याद रखा जा सकता है। बिसाइड्स दैट जो NNRTIs हैं उनके अंदर सेंटर में विर आ रहा होता है, नेविरापीन और डेलाविरडीन। आगे हैं तो फिर अब वायरस का जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया है, ज़रूरी है कि वो होस्ट के डीएनए के अंदर इंटीग्रेट हो और इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको न्यूक्लियस में फेंका जाता है और वहाँ पर इंटीग्रेज इसे अंदर इंटीग्रेट कर देता है और फिर एक हाइब्रिड सा डीएनए बन जाता है। अब ये जो है इंटीग्रेज जो काम कर रहा है इसको भी हम इनहिबिट कर देंगे। जो इंटीग्रेज की इनहिबिटर ड्रग्स हैं उनके एंटर टैग्रावेर आता है, तो डोलूडेग्रावेर, रैलडेग्रावेर और एल्वीडेग्रावेर। फिर ये यहाँ से निकलेगा जो डीएनए बन गया है, डीएनए ने प्रोटीन बनानी है, तो प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड्स फर्दर प्रोटीन जो बनती हैं तो वहाँ पर प्रोटीएस का इस्तेमाल होता है। मतलब अब उसमें अपनी प्रोटीन्स बनानी है और अपने स्ट्रक्चर फंक्शन वाले जो काम हैं वो सारे इनके हवाले कर देंगे। अपनी मशीनरी वो तैयार कर रहा है एचआईवी। प्रोटीएस के जो इनहिबिटर्स हैं उसमें नवीर आता है, तो टेपेनावेर, रेडोनावेर, लोपिनावेर, एटाजानावेर, तो ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। हार्ट रेजिमेंट बेसिकली एचआईवी के अंदर फॉलो किया जा रहा होता है, जिसमें या तो आप 2 NRTIs दे दें पेशेंट को, ठीक है, और साथ एक NNRTI दे दें। फिर दूसरा है कि 2 NRTIs दे के साथ इंटीग्रेज इनहिबिटर दे दें, या फिर 2 NRTIs दे के साथ प्रोटीएज इनहिबिटर दे दें। जिन लोगों के अंदर ये CCR5 पॉजिटिव होता है आप सिर्फ उन्हीं के अंदर मेराविरॉक दे सकते हैं। अगर NRTIs के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है तो एनफ्लूवेटाइड भी दी जा सकती है, जो कि यहाँ पर GP41 और CD4 की आपसी बाइंडिंग को स्टॉप कर रही थी। ओके।
अब ये वाले जो ड्रग्स हैं इनको थोड़ा सा यहाँ से देख लें। सबसे पहले एनआरटीआईज़ और एनएनआरटीआईज़ की बात कर लेते हैं। इसमें अबैकावेयर का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करता है। डाइडानासिन की टॉक्सिसिटी देखें, पहली बात तो ये कि फूड और रिलेटिंग एजेंट्स इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। दूसरी बात ये रीनल डिस्फंक्शन वाले पेशेंट्स के अंदर उसको ये नहीं देनी होती क्योंकि ये रीनल पाथवे के थ्रू ही इसकी एक्सक्रीशन हो रही होती है। इसकी टॉक्सिसिटी देखें तो अल्कोहलिक पेशेंट्स और हाइपर अटैक वाले जो पेशेंट्स होते हैं स्पेशली उनके अंदर पेंक्रियाटाइटिस कॉज कर रहा होता है। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कर रहा है। अच्छा, एक और बात, पेरिफेरल न्यूरोपैथी अकेला यही कॉज नहीं कर रहा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी स्टेबिडीन भी कॉज कर रहे हैं। तो डाइडानासिन एंड स्टेबिडीन दोनों पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कर रहे हैं। ठीक है, डीएस या एसडी। ओके, पेंक्रियाटाइटिस की बात करें, पेंक्रियाटाइटिस भी अकेला ये कॉज नहीं कर रहा, पेंक्रियाटाइटिस के साथ ज़ैलसिटाबीन है जो कि कॉज कर रहा है। ठीक है, ओके, वापस आते हैं तो सीएनएस इफेक्ट्स और हाइपरग्लिसीमिया, हेपेटिक डिसफंक्शन, डायरिया, ये इसके एडीआरज हैं। फिर है एम्ट्रीसिटाबीन। एम्ट्रीसिटाबीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी के अंदर या यंग चिल्ड्रन के अंदर, हेपेटिक या उन पेशेंट्स के अंदर जो कि हेपेटिक या रीनल डिसफंक्शन के शिकार हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी फर्दर देखें क्या एडवर्स इफेक्ट होता है, तो ये पाम्स और सोल की हाइपर पिगमेंटेशन कॉज कर रहा होता है। लैमिविडीन रीनल इंसफिशिएंसी, अगेन उन पेशेंट्स को नहीं देना क्योंकि जो रीनल इंसफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि इसकी भी एक्सक्रीशन रीनल पाथवे से होती है। और इसके नॉर्मल से कॉमन जो साइड इफेक्ट्स हम हर किसी सवाल में लिखाते हैं वो वाले इसके साइड इफेक्ट्स हैं लैमिविडीन के। उसके बाद आते हैं स्टेबिडीन पर। स्टेबिडीन इस अबाउट के पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कर रहा है, पहले भी डिस्कस कर दिया हुआ था डायडेनोसिन। इसके अलावा ओवर एडमिनिस्ट्रेशन जब आपने कर दी इसकी डायडेनोसिन के साथ या ज़ैलसिटाबीन के साथ, तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी 3 ड्रग्स कॉज कर रही हैं, डायडेनोसिन, लैमिविडीन और ज़ैलसिटाबीन। सॉरी आई फॉरगॉट दिस बिफोर। ज़ैलसिटाबीन भी कॉज कर रहा है और जब आप इकट्ठे दे देंगे तो फिर तो सोने का सुहागा है ना कि वो कहेंगे अब हम मस्ती करते हैं, हम करेंगे न्यूरोपैथी। अच्छा, कहाँ थे हम कि अच्छा लैक्टिक एसिड डोसेज जो होता है हेपेटिक सीरोसिस के साथ इसके ज़्यादा कॉमन होता है स्टेबिडीन को जब दिया जाए विद द एनआरटीआईज़। टिनोफोविर पे देखें तो वो फैंकोनी सिंड्रोम कॉज कर रहा होता है। कुछ और ड्रग्स भी होती हैं जो कि फैंकोनी सिंड्रोम कॉज कर रही हैं, जिसमें से स्प्लैटिन, आइसोफॉस्फामाइड, मतलब मैं दिखा देती हूँ क्योंकि ना ड्रग्स के नाम अजीब अजीब होते हैं। सस्प्लैटिन है, आइसोफॉस्फामाइड है और टिनोफोविर है जो कि फैंकोनी सिंड्रोम कॉज कर रही हैं। ठीक है, ओके। आफ्टर दैट जो ज़ैलसिटाबीन है इसकी तो ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुकी हूँ घर वालों के साथ। एडिशनल देखें तो अल्सर, स्टोमेटाइटिस और आर्थ्रेल्जिया कॉज कर रहा होता है। आगे ज़िडोविडीन पर चलें तो ज़िडोविडीन बोन मैरो सप्रेशन कॉज कर रहा है। ज़िडोविडीन बोन मैरो सप्रेशन, जिंक बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है तो बोन मैरो सप्रेशन ज़िडोविडीन कर रहा है। जब बोन मैरो खराब है तो एनीमिया और न्यूट्रोपीनिया होना जाहिर सी बात है। जीआई डिस्ट्रेस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और हेपेटाइटिस एजिटेशन के वाले सीन आ जाता है। अच्छा, अभी जो आगे उन्होंने ड्रग डिस्कस की है ना, साथ उन्होंने थोड़ा सा और भी बताया हुआ। इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो ड्रग है वो प्लाज्मा लेवल इंक्रीज़ कर देती है। कुछ ड्रग्स हैं जो कि प्लाज्मा लेवल इंक्रीज़ कर देती हैं ज़िडोविडीन का, जिन ड्रग्स के अंदर एजोल्स, एंटी फंगस और प्रोटीएज इनहिबिटर्स हैं। ठीक है, जबकि रिफेम्पिन जो है वो ज़िडोविडीन की क्लियरेंस को इंक्रीज़ करती है। इसी तरह यहाँ पर वो बात कर रहे थे कि टिनोफोविर जो है वो एसाइक्लोविर और गैंसीसाइक्लोविर इन दोनों की रीनल एलिमिनेशन नहीं होने देता। और इधर डोज एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ती है ज़ैलसिटाबीन की उन पेशेंट्स के अंदर जिनमें रीनल इनसफिशिएंसी होती है या फिर उन पेशेंट्स के अंदर जो कि नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स पर हैं जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी और माइनोग्लाइकोसाइड्स। एनआरटीआईज़ और लैक्टिक एसिडोसिस का तूली दामन का साथ है। लैक्टिक एसिडीमिया, हेपेटोमेगाली स्टेटोसिस, ये एनआरटीआई के केस में हो जाता है जब प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट दिया जा रहा होता है और या लिवर डिसफंक्शन है पेशेंट के अंदर या फिर ओबेसिटी है पेशेंट के अंदर। जब किसी पेशेंट में अमाइनो ट्रांसफरेजेस का लेवल इंक्रीज हो तो एनआरटीआईज़ को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। एनएनआरटीआईज़ को देखें तो इनको फॉस्फोराइलेशन की जरूरत नहीं होती, ना ही ये जो है कम्पिटेटिव इनहिबिटर के तौर पर काम करते हैं और ना ही कोई इनकी क्रॉस रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करती है विद एनआरटीआईज़। डेलावेडिन में देखें तो CYP3A4 और CYP2D6 के ब्लड लेवल्स को मतलब दोनों से मेटाबोलाइज होती हैं। ठीक है, और इसके बाद ये दो सिस्टम्स हैं जो कि इसे मेटाबोलाइज कर रहे हैं, माइक्रोसोमल सिस्टम्स। ब्लड लेवल्स होते हैं इसके, अगर वो पेशेंट साथ एंटीसिड ले रहा है या फिर डाइडेनोसिन ले रहा है या फेनेटोइन ले रहा है, फेम्पिन ले रहा है या फिर नैलफेनावेर ले रहा है, तो उसकी वजह से ब्लड लेवल डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज तो हो जाता है ब्लड लेवल विद द एजोल्स, मैक्रोलाइड। ओके, और ये खुद भी कुछ चीज़ों के ब्लड लेवल इंक्रीज कर रहा होता है, जैसे बेंजोडाइज़ेपिन है, प्रोटीएज इनहिबिटर्स है, क्विनाइडिन और वारफेरिन इज इंपॉर्टेंट और नेफ्रेडिपिन। रैश और टेरेटोजेनिक होता है ये। फिर आगे अगली जो ड्रग है ये, और एक और ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर इंडिकेटेड है। ठीक है, एफाविरेंस प्रेगनेंसी के अंदर इंडिकेटेड है आफ्टर फर्स्ट 8 वीक्स, बहुत आराम से दी जा सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। 10 ADR की बात करें, जनरल ADR की, तो वो ये है कि एलिवेशन ऑफ प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल कर रहा होता है, रैश है, CNS डिसफंक्शन है और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होती है P450 के थ्रू ही। एक ये ड्रग है जो कि प्रेगनेंसी के अंदर इंडिकेटेड है और फर्दर फिर एक रेलपिवेरिन है। ये दोनों ड्रग्स प्रेगनेंसी के अंदर इंडिकेटेड है। यहाँ पर नीचे जो एंटर ड्रग लिखी हुई है दैट इज़ एट्राविरीन, जो कि उन पेशेंट्स के अंदर दी जाती है जिनके अंदर बाकी मतलब है HIV के रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स हैं या फिर ट्रीटमेंट उनका काफ़ी अर्से से चल रहा है और फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसके अंदर देनी है एट्राविरीन। मसला इसमें जो होता है वो रैश, नौसिया, डायरिया, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल और ट्रांसअमाइनेजेस का लेवल इंक्रीज हो सकता है। इंड्यूसर होता है CYP3A4 का, 3A4 का, और इनहिबिट करता है ये 2C9 और 2C19 को। नेविरापीन पे देखें, नेविरापीन की मेटाबॉलिज्म 3A4 से होती है। वर्टिकल ट्रांसमिशन को ये रोक रहा होता है, यानी आपने एट द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर या न्यूनेट को आपने दे देनी होती है सिंगल डोज, तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होने देगा, इफेक्टिव है।
बिसाइड्स दैट ये दिस इज इफेक्टिव बट इट्स यूजुअली यूज इन कॉम्बिनेशन। ओके, इसके जो ब्लड लेवल्स हैं वैसे मेटाडीन और मैक्रोलाइड एंटीबॉडीज इंक्रीज कर रही होती हैं, एंटीबायोटिक्स इंक्रीज कर रही होती हैं, और एंजाइम इंड्यूसर जैसे रिफेम्पिन है तो वो डिक्रीज कर रहा होता है। इसकी वजह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। कुछ और ड्रग्स भी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कॉज करती हैं। आई विल ऐड पिक्चर ओवर हियर। और एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस भी हो जाता है। बेसिकली स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को कहते हैं टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। एंड वाली ड्रग रेलपीविरीन। अब इसमें क्या होता है कि इसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी जब जो गैस्ट्रिक एसिड होता है, एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, उस पर डिपेंडेंट होती है। एंटी एसिड्स हों या फिर वो जो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, इन अगर दे रहे हैं पेशेंट के अंदर विद रेलपीविरीन तो आपने उनके दरमियान गैप रखना होता है और इसके अलावा PPIs तो देने ही नहीं होते हैं। प्रेगनेंसी में देते हैं, बात कर लिया हमने। इसकी जो है QTC प्रोलॉन्गेशन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। रैश, डिप्रेशन, इंसोम्निया और अमाइनो ट्रांसफरेज का लेवल ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है और फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन सिंड्रोम हो जाता है इसके केस में।